चलिए भाई, हम लोग चालू कर रहे हैं EAN। EAN मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किससे रिलेटेड होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको 12th क्लास में, और ये रिलेटेड होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। किससे रिलेटेड होता है ये? 18 इलेक्ट्रॉन रूल से रिलेटेड होता है। अब जो कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा वो EAN भी फॉलो करेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो थ्योरी इसका समझ लें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब जब भी कभी कोई एलिमेंट किसी लिगेंड से बाइंड करता है, जुड़ जाता है, तो लिगेंड के दिए हुए इलेक्ट्रॉन और मेटल के पूरे एटॉमिक नंबर मतलब उतने इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से जो नंबर आता है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है अपने नियर बाई इनर्ट गैस के नंबर के बराबर आता है। जैसे 3D का बोले, 3D का 36 आता है क्रिप्टॉन के बराबर। ऐसे ही 4D का जेनॉन के बराबर 54 आता है। ऐसे ही 5D का बोले तो 86 आता है रेडॉन के बराबर या आसपास। तो हम लोग अगर कोई कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो वो EAN भी फॉलो करेगा, इस बात को बिल्कुल गारंटी के साथ मानते हैं। और EAN फॉलो कर रहा है मतलब वो कंपाउंड स्टेबल है बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके क्या क्या रूल्स हैं। फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वी विल अप्लाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है ना, उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वी विल अप्लाई 16 इलेक्ट्रॉन रूल। अब हम जानेंगे कैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है? तो इसके लिए मैं आपको VBT में एक तरीका बताऊंगा जिससे आप देखते ही समझ जाएंगे। जो पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, ये क्वाड्रेशन नंबर 4 में, कितने में? क्वाड्रेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको VBT में सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। तो क्या है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल उसमें अप्लाई करेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम लोग 16 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करेंगे। फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? ऑक्टेट रूल अप्लाई करेंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए हम क्या रूल यूज करते हैं? लुईस ऑक्टेट रूल। जो लुईस के ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है वो स्टेबल है, और नहीं करता है वो स्टेबल नहीं है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये एक फ्लॉप थ्योरी है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला भी स्टेबल है, नहीं करने वाला भी स्टेबल है। इसमें हम लोगों ने 2-3 टाइप के स्पीसीज पढ़े हैं। एक जो परफेक्ट ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है वो नॉर्मल कंपाउंड है। उसके अलावा जो ऑक्टेट रूल से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने क्या बोला था? हाइपोवेलेंट स्पीसीज। जैसे कि BF3, BBR3, AlCl3, FeCl3, ये क्या है? ये है हाइपोवेलेंट स्पीसीज। इनके वैलेंस शेल में क्या है भाई? ऑक्टेट मतलब इनका कंप्लीट नहीं है। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हाइपरवेलेंट स्पीसीज, जिसमें हमने पढ़ा था कि उनमें 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे जेनान के कंपाउंड, क्लोरीन के कंपाउंड्स। द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच फॉलोज 18, 16 एंड ऑक्टेट रूल आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। बाकी कॉम्प्लेक्सेस से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ऑक्टेट रूल मतलब ये सब रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, स्टेटमेंट में भी आ सकता है। ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो EAN या 18 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता? तो हम क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है EAN रूल या बोले 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इनको फॉलो नहीं करते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 16 या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं वो जनरली डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? जनरली वो डायामैग्नेटिक होते हैं। जनरली डायामैग्नेटिक वो होते हैं। फिर भी एक बार हम चेक करेंगे आगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, इतना तक सुन लिए भाई? कोई दिक्कत?
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगाएंगे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो उसके लिए हम लोग 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगाएंगे। उसके लिए पैलेडियम, रोडियम, प्लेटिनम, इरिडियम, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको हम लोग निकालना भी सीखेंगे जब हम लोग वीबीटी पढ़ेंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए हम लोग ऑक्टेट रूल अप्लाई करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स 18 और 16 और ऑक्टेट ये रूल को फॉलो करते हैं वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं बाकी सारे कंपाउंड से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं बोलने जा रहा हूं लेंथेनाइड एक्टिनाइड फॉलो नहीं करते, ये भी पढ़ लिए हैं। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल या ऑक्टेट रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल या ऑक्टेट रूल से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब कोई कंपाउंड में ऑक्टेट रूल से एक ज्यादा मतलब 9 और 18 इलेक्ट्रॉन रूल से एक ज्यादा मतलब 19 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बदलना चाहेगा और 9 वाला 8 में जाना चाहेगा। तो 19 वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करेगा, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनाना चाहेगा। 9 वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना चाहेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है मतलब ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो हमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। हम देखते हैं अरे यार ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट टाइप का पूछ रहा है, यहाँ पर तो हम कुछ पढ़े ही नहीं कि ये कंपाउंड रिड्यूसिंग है। तो हम वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल चेक करेंगे। अगर कोई कंपाउंड में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब 19 है, तो वो कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ऐसे ही किसी कंपाउंड में ये इलेक्ट्रॉन कम, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और क्या करना चाहेगा, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ऐसे कंपाउंड कैसे बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो कंपाउंड दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन होना मतलब क्या होना है, इलेक्ट्रॉन का निकालना, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होगा, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद से इलेक्ट्रॉन निकालकर वो दूसरे को रिड्यूस करेगा भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, 7 और 17 इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज हैं वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो खुद रिड्यूस हो रहे हैं मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमेशा याद रखना, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो दूसरे को रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। चलिए अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग। तो मैं 3D 4D 5D सबको एक बार याद कराया था, फिर भी आप लोग अगर भूल गए होंगे तो एक बार मैं और याद करा देता हूं, इसके बाद मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है भाई। तो इसको कैसे याद करते हैं, मैं इसको ऐसे याद कराया था, साइंस टीचर वक्र मन फेकोनी कुंजन। साइंस टीचर वक्र मन फेकोनी कुंजन, ऐसे याद कराया था। और चालू कर लेना कहां से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही इसके ग्रुप का नंबर भी है। कैसे याद कराया हूं, साइंस टीचर वक्र मन फेकोनी कुंजन। अब ये तो याद कर लिए, लेकिन आपको फैमिली वाइज याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली वाइज से आप याद करेंगे तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि आप स्कैंडियम की फैमिली में यूट्रियम और लैंथेनम होगा, फिर ये सब होगा ऐसे। तो देखो इसको कैसे याद करते हैं भाई, देखो ध्यान से, स्कैंडियम वाली फैमिली को स्कैंडियम यूट्रियम लैंथेनम है, स्कूटी यहां लगाओ, स्कूटी यहां लगाओ, फिर टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, वे नवाब थे, वे नवाब थे, करोड़ों मोल वाला, करोड़ों मोल वाला। कई प्लेयर्स हैं आईपीएल में जिनका मोल क्या है, करोड़ों में है, मिचेल स्टार्क। करोड़ों मोल वाला, मन तक रे, तब तक पढ़ना, मन तक रे, फिर रुलाया उसने, फिर रुलाया उसने, कौन रहेगा इधर,
कौन रहेगा इधर? नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। क्यों अर्जेंट आऊं? कॉपर क्यों अर्जेंट आऊं? जिंक कड़वा होगा, जिंक कड़वा होगा। होगा भाई, चख के देखने की जरूरत नहीं है, होता है। ठीक, तो ऐसे याद कर लेना। स्कूटी यहां लगाओ, टी जरा हाफ, वे नवाब थे, करोड़ों मोल वाला, मन तक रे, फिर रुलाया उसने, कौन रहेगा इधर, नहीं पढ़ पाते, क्यों अर्जेंट आऊं, जिंक कड़वा होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लगातार आपको याद होना चाहिए। स्कैंडियम की फैमिली में 3, टाइटेनियम के में 4 और आगे बढ़ते जाना भैया जिंक में 12। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो मेरा वीडियो है उसको देख लेना, क्लास में भी रिकॉर्डिंग है कि पीरियोडिक टेबल आप कैसे याद करें, या केमिकल बॉन्डिंग की पहली क्लास जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल पूरा याद कराया, रिकॉर्डिंग्स में जाके देख सकते हैं, या यूट्यूब में भी वो वीडियो डला हुआ है। ठीक, तो ये याद हो गया भैया आपका 3D, 4D और 5D। अब आपको एटॉमिक नंबर भी अगर याद करना है तो एटॉमिक नंबर भी एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं, देखना। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का होता है 21 और इधर जिंक का होता है 30। ठीक है भाई, इधर लिट्रियम का होता है 39 और इसका होता है 48। ऐसे ही लेंथेनम का होता है 57, फिर 58 से 71 ये कहां चले जाते हैं, एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, है ना। फिर ये चालू होता है 72 हैफ्नियम से मरकरी 80 तक। ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। तब जब ये EAN फॉलो करेगा, ये EAN फॉलो करते हैं, तो इनका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है EAN है वो 36 क्रिप्टॉन तक जाता है, और ये 54 जेनॉन तक जाता है, और ये 86 रेडॉन तक जाता है। ठीक है भाई, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगी तो पूछेगा भाई। ये क्या बोल रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर फॉलो करेगा कौन, ये फॉलो करेंगे 3D वाले तो वो जाएंगे क्रिप्टॉन तक, अभी बताया, और 4D वाले 54 जेनॉन तक, और 5D वाले जाएंगे रेडॉन तक। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या करेंगे हम लोग, 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर आपको पूछा है तो आप यूज करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। क्या यूज करोगे, जब आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल सॉल्व करना है ना, तब आप यूज करोगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपको EAN सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सॉल्व करना है, तब आप क्या यूज करेंगे, एटॉमिक नंबर। दो चीजें हैं इसमें। आपको अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल सॉल्व करना है तो आप यूज करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, EAN सॉल्व करना है तो आप यूज करेंगे क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सेंट्रल एटम, उस एटम का एटॉमिक नंबर यूज करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे याद करते हैं, देखना ध्यान से भैया। इसको याद करोगे पूरा, ये जब तक इनऑर्गेनिक खत्म नहीं होगा तब तक यूज में आएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और यही काम आता है आपका किसके लिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब कई बार एक ही सेंट्रल एटम होता है, कई बार सेंट्रल एटम ज्यादा होता है, तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको नंबर, उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ सेंट्रल एटम से। अब क्या जोड़ना है उसमें, 2 इंटू नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। आपको ना नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड या तो निकालना होगा या दिया रहेगा। तो एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे ना उस उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देना। एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं 2 गुना नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, प्लस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय इनकैप्सुलेटेड और ट्रैप्ड एटम। तो ये क्या होता है, जैसे कि कोई केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेटल है जी, ये मेटल ने एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, पिंजरा बनाया है, ये यहां यहां। अब यहां पर कोई जेड जो लिगेंड है, जेड जो एलिमेंट है वो फंस गया है। ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेटेड या ट्रैप्ड एटम बोलते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन अभी पढ़ेंगे। तो अगर कोई ऐसा एटम आपको दिख रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ोगे। चलो, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड, लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसको भी अपन जोड़ेंगे। चलिए, अब प्लस माइनस चार्ज, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आपको पता है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। अब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड को किससे किससे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ज एंड हैप्टिसिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू चार्ज एंड हैप्टिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन, और जितनी हैप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन। मैंने कल पढ़ाया है आप लोगों को, जितने चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन और जितनी हैप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल एटम मेथड, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल एटम मेथड। चलिए भाई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारा चीज क्लियर होगा आपका। अब देखो, अगर कॉम्प्लेक्स में 5 मेटल प्रेजेंट है, अगर कॉम्प्लेक्स में 5 मेटल प्रेजेंट हैं, तो कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, मैं गिन के आपको बताता हूं। देखो यहाँ, ये देखो कंस्ट्रक्ट करके बता रहा हूं, कॉपी साइड में रखा करो आप लोग ऐसे चीजों को अपने आप से लिख के बनाने के लिए। ये देखिए, तो ये 4 मेटल हो गए, मेटल मेटल बॉन्ड में गिन रहा हूं, देखिएगा 1 2 3 और 4, मतलब 1 2 3 4 मेटल मेटल बॉन्ड। अब ये 5वां मेटल यहां लग गया है। अब 5वां मेटल क्या करेगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड यार। तो देखो 1 2 3 और 4, तो देखो 4 बॉन्ड ये मेटल मेटल ने बनाए थे, और 4 मेटल मेटल बॉन्ड हमको यहां से मिल गया। ठीक है भाई, तो टोटल कितने मेटल मेटल बॉन्ड मिल गए हमको, 8 मेटल मेटल बॉन्ड हमको मिल गए। तो आपको जब भी कभी 5 मेटल दिखे एक जगह, मेटल क्लस्टर में आपको ऐसे दिखेगा, Fe5 Ru5 OS5 ऐसे दिखेगा, तो आप समझ जाने भैया वहां क्या है, 8 मेटल मेटल बॉन्ड है। क्या देख समझ जाना, 8 मेटल मेटल बॉन्ड है। चलिए, अब मैं आता हूं जब मेटल 6 हो तब कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, 12 मेटल मेटल बॉन्ड। तो इसको मैं बना के आप लोगों को बताता हूं, देखना भाई ध्यान से। तो ये देखो 1 2 3 4, ठीक, और 5 और 6 मेटल हो गए ना। अब बॉन्ड को मैं अलग बना देता हूं, देखना, 1 मेटल मेटल बॉन्ड, 2 मेटल मेटल बॉन्ड, 3 मेटल मेटल बॉन्ड, 4 मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है भाई, 4 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए। अब देखो ऊपर वाले का अलग कलर से बना देते हैं। चलो, तो ये 4 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए, 5 मेटल मेटल बॉन्ड, 6 मेटल मेटल बॉन्ड, 7 मेटल मेटल बॉन्ड, 8 मेटल मेटल बॉन्ड। अब नीचे वाले का और अलग कलर से बना देते हैं। 8 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए 5 मेटल का, और फिर 9 मेटल मेटल बॉन्ड, 10 11 और 12 मेटल मेटल बॉन्ड। तो इस तरीके से 12 मेटल मेटल बॉन्ड बनते हैं। जब मेटल कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, तब इनका अरेंजमेंट क्या रहता है, 12 मेटल मेटल बॉन्ड ये बनाते हैं। तो हमेशा जब मेटल 6 होगा तो 12 मेटल मेटल बॉन्ड होगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो जेड है ना, वो इनकैप्सुलेटेड है। जेड क्या है, इनकैप्सुलेटेड है। तो इनकैप्सुलेटेड एटम कौन सा है, इनकैप्सुलेटेड एटम कौन कौन सा है, जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन है इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम या टाइट्रियम है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन है तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा। फास्फोरस है तो 5 इलेक्ट्रॉन। क्या बताया मैं, अगर ये जेड जो है, कार्बन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम टाइट्रियम नाइट्रोजन और फास्फोरस ऐसे, तो कार्बन होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन,
हाइड्रोजन ड्यूटेरियम टाइट्रियम होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस होगा तो एक 5 इलेक्ट्रॉन ये देगा। मतलब जितने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा जब वो एटम क्या हो जाएंगे, इनकैप्सुलेटेड हो जाएंगे तब। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत आसानी से समझ आएगा, सारा चीज देखिएगा। अब चाहे आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल सॉल्व करें या EAN सॉल्व करें, एक ही बात है ना, एक ही बात है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो EAN भी फॉलो करेगा। चलो देखो अब ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो ये लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, ईटा 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2। क्लोरीन एक माइनस चार्ज वाला लिगेंड है, एक माइनस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। जोड़ोगे कितना आएगा, 8 5 13 और 3 16 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब ये EAN को फॉलो नहीं कर रहा है, ये EAN को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए अब देखिए यहां पे जो ईटा 5C5H5 है, ईटा 5C5H5 है, इसी को कई बार पाई CP भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पाई CP, मतलब पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व इन साइक्लोपेंटाड डाइइनाइल एनायन। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा, पाई CP है मतलब ईटा 5 है। ईटा 5 कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। रुथेनियम किसकी फैमिली का है, आयरन की फैमिली का है भाई। आयरन की फैमिली का मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 2 इलेक्ट्रॉन। जोड़ दीजिए 8 और 5 13, 13 और 1 14, 20 लिख दिया क्या, 2 है। 8 5 13 और 1 14 और 2 16 और 2 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कौन, ये वाला जो स्पीसीज है वो 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इधर आइए अब, मैग्नीज के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बोनाइल है तो 6 दूनी 12, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 कार्बोनाइल 12 इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक क्या कर देंगे हम लोग, एक घटा देंगे, है ना, एक घटा देंगे। क्या आ जाएगा भैया, 18 आ जाएगा। 7 और 12 19 में एक घटाओगे 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ऐसे ही देखते हैं, ये हाइड्राइडो लिगेंड है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। कोबाल्ट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कार्बोनाइल कितना देगा, 8 इलेक्ट्रॉन देगा यार, है ना भाई। तो 1 + 9 + 8 कितना हो जाएगा, 18। ये भी एक 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आगे आइए, ईटा 5C5H5 कितना इलेक्ट्रॉन, 5। आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 कार्बोनाइल 4 इलेक्ट्रॉन। जोड़ोगे कितना आ गया, ये 17। कितना आ गया, 17। नहीं फॉलो कर रहा है। चलिए आइए आगे, ये टंगस्टन, टंगस्टन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनाइल 3 दिया है, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 कार्बोनाइल 6 इलेक्ट्रॉन। ये SiMe3 है, देखिए ध्यान से, SiMe3 मतलब ये कार्बन की फैमिली में 4 वैलेंसी होती है सभी का। कार्बन की फैमिली में वैलेंसी 4 होती है, उसमें से एक वैलेंसी को फ्री किया गया है। एक वैलेंसी को फ्री किया गया है मतलब -1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस Cl- 1 इलेक्ट्रॉन और CH3Cn, CH3Cn ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक देता है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को कई बार MECN भी लिख देते हैं, ऐसे क्या लिख देते हैं, MECN, मिथाइल साइनाइड भी लिखते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन डोनर साइड से। अब इसको जोड़ लेना, कितना आ जाएगा भाई, 6 और 6 12 और 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये आएगा। आगे आ जाओ सर। हाँ
सर ये SiMe3 का जो बताएं उसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे सर? आ जाइए आगे, आगे आइए। चलिए, अब ये इरिडियम दिया हुआ है। इरिडियम किसकी फैमिली का है? हमेशा याद रखना, फैमिली वाइज याद रखना। तो इरिडियम कोबाल्ट की फैमिली का है। मैंने याद कराया था कौन रहेगा इधर। तो इरिडियम कोबाल्ट की फैमिली का है। कोबाल्ट की फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 है। आपको पढ़ने के बाद, आपको पीरियोडिक टेबल याद करने के बाद, जो ट्रिक बताएं उसको याद करने के बाद आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही इलेक्ट्रॉन काउंट और EAN बता देंगे। ठीक, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो इरिडियम के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मतलब ये, इसके पास एक लोन पेयर है यार, यहीं से 2 इलेक्ट्रॉन देता है ये। तो 2 फॉस्फीन कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 4। और ये है, ये आर्सिन होता है ना, ये फास्फीन जैसे होता है वैसे आर्सिन होता है, AsPH3। तो इसमें क्या है, AsPH2 किया है, मतलब एक वैलेंसी को कम किया है तो एक नेगेटिव चार्ज। इसी को मैं बताया था। ठीक, जब किसी, अब इसमें इसको मैं डाइफिनाइल फॉस्फिनेटो कर दूं तो ये ऐसे नेगेटिव हो जाएगा। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, अब ये डाइफिनाइल फॉस्फिनेटो हो जाएगा। ये क्या है, डाइफिनाइल आर्सिनेटो लिगेंड है। -1 चार्ज आ जाएगा। -1 चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है ना ये। जोड़ोगे आएगा 17। जोड़ोगे क्या आएगा? 17। चलिए आइए इधर, कार्बोनाइल दिया हुआ है लिगेंड के फॉर्म में 5। एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कार्बोनाइल 10 इलेक्ट्रॉन देगा। क्रोमियम है यहाँ पर, क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल? ये डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब ये क्या है भैया? कार्बीन है। और कार्बीन में -2 चार्ज रहता है, और -2 चार्ज मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये फिशर कार्बेनॉइड है। कैसा कार्बेनॉइड है ये? फिशर कार्बेनॉइड है। इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस में। ये फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और श्रॉफ कार्बोनाइड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हो गया भैया आपका। और एक एग्जांपल, इधर आइए फिर, इधर देखो, ऑस्मियम। ऑस्मियम किसकी फैमिली का है? आयरन की फैमिली का है। तो 8 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन ऐसे दिया हुआ है, नाइट्रोजन ऐसे दिख रहा है, मतलब ये क्या है भाई? नाइट्रोजन ऐसे दिख रहा है। देखो, 2 कंडीशन हो सकता है। अगर मेटल बहुत सारा हो, अगर यहाँ पर ऑस्मियम 5 होता, ऑस्मियम 6 होता, तो नाइट्रोजन को मैं क्या लेता? इनकैप्सुलेटेड। क्या लेता? इनकैप्सुलेटेड। अब मेटल ही एक है यार। अगर मेटल क्या होता, ज्यादा होता, तो मेटल केज बनाते, मेटल मेटल बॉन्ड बना के, तो नाइट्रोजन उसमें जाके फंसता, कार्बन रहता तो उसमें जाके फंसता। लेकिन मेटल ही एक है, तो नाइट्रोजन जब दिया है तो क्या लेंगे? ये N3- है भाई। ये क्या है? नाइट्राइडो है। कौन सा लिगेंड है ये? नाइट्राइडो लिगेंड है। चलो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्राइडो लिगेंड देगा। ब्रोमीन, एक ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज से, तो 2 ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। PMe3 है। PMe3 मतलब ये PMe3 ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो भैया। NMe2, अब देखिए ध्यान से, NMe2, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई है? यहाँ 2 रह गई है। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या रहना चाहिए भैया? 3 रहना चाहिए। तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यार, एक एल्किल ग्रुप को हटा दिए तो एक नेगेटिव चार्ज। तो एक नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन एक NMe2 देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा किसका भाई? एक NMe2 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज है, इसको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा टोटल? जोड़िए, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये। ठीक है भाई। चलो, सारा चीज सॉल्व हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं आप लोगों को। सब चीज सॉल्व है, पूरा लिखा हुआ है स्पष्ट। eta3 3 इलेक्ट्रॉन, eta5 5 इलेक्ट्रॉन, आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन, जोड़ दो आएगा 18। चलो भैया, अब जोड़ते हैं। ये वाले कॉम्प्लेक्स देख लो, सैंडविच, जितने
सैंडविच कंपाउंड्स हैं, इसको देखते हैं। ये क्या है? सैंडविच कंपाउंड्स। चलिए, तो सैंडविच कंपाउंड्स में देखते हैं हम लोग। चलिए, तो 5 ईटा 5 का 5 इलेक्ट्रॉन, आयरन का 8 और इसका 5, 8 और 10 18, 5 इलेक्ट्रॉन ईटा 5 का, 7 इलेक्ट्रॉन इसका है। ये क्या लिखा है? टैक्सीनियम होगा, टैक्सीनियम है, टीसी टैक्सीनियम। 7 इलेक्ट्रॉन टैक्सीनियम का, फिर 5 इलेक्ट्रॉन ईटा 5 का, कितना इलेक्ट्रॉन? 17। फिर ईटा 5 का 5 इलेक्ट्रॉन, मॉलिब्डेनम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर ये है CO2 माइनस। CO2 माइनस मतलब ये क्या है? ईटा 1 है। जोड़ोगे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 19 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे आइए, इरिडियम। ईटा 5 5 इलेक्ट्रॉन, इरिडियम के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है भाई? साइक्लोब्यूटीन है, ईटा 4। जोड़ोगे 18 इलेक्ट्रॉन, 9 5 14 4 18। चलिए, ईटा 5 5 इलेक्ट्रॉन प्लस निकिल के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, और ये ईटा 3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन। जोड़ दोगे 10 5 15 और 3 18। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन काउंट। और जो कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं वो EAN इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? EAN, देखिए ये कौन सी फैमिली का है? 3D है, तो EAN इसका 36 हो जाएगा। ये कौन सी फैमिली का है? 4D का है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कितना कम है? एक कम है, तो कितना हो जाएगा इसका? 53। ये देखिए, ये भी 4D का एलिमेंट है मॉलिब्डेनम, तो इसका EAN कितना होना चाहिए? 54। लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से एक ज्यादा है, तो 55 हो जाएगा, एक ज्यादा है। ये क्या है? इरिडियम। इरिडियम कौन सी फैमिली का है भाई? ये कोबाल्ट की फैमिली का है, और क्या है ये? 3D 4D है, ये 5D है इरिडियम, मतलब ये जाएगा 86 रेडॉन। तो इसका हम लोग EAN बोलेंगे 86 हो जाएगा रेडॉन। ये निकिल की फैमिली, निकिल कौन से में आता है भाई? 3D है, तो क्या हो जाएगा? 36 इसका EAN हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में। हम एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, 3D का है मतलब 36 होगा, 4D का है 54 होगा, और 5D का है तो 86 होगा। अगर 17 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में। सर चलिए आगे आइए। अब हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, अब हमारा फॉर्मूला यूज होना चालू होगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन गुणित 2, मतलब मैग्नीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और मैग्नीज कितना है? 2 है। 10 कार्बोनाइल है, 10 गुना 2 मतलब इतना इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल देगा, प्लस 2x। यहाँ पे 2x को 2mm भी लिख सकते हैं। 2x क्यों लिखे? क्योंकि मेरे को मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है, और एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैंने 2x लिख दिया। x की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। अगर मैग्नीज 1 है तो एक बार 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अगर मैग्नीज 2 है तो 2 बार 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। इसलिए हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे जितने मेटल होगा उतने बार 18। तो 2 बार मेटल था तो हमने क्या किया? 18 इंटू 2 किया। इधर को जोड़ेंगे, क्या आएगा? ये 20 और 14 34 आएगा। 34 को उधर ट्रांसफर करोगे, क्या हो जाएगा? 36 माइनस 34। x की वैल्यू 2/2 करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। मतलब Mn2CO10 इस कॉम्प्लेक्स में एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, दोनों मेटल के बीच एक ही मेटल मेटल बॉन्ड है। चलिए आगे आइए, इस कॉम्प्लेक्स में देखिए Fe3CO12, Fe3CO12 में तो वही काम करना है। 3 गुना 8 मतलब आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन
और 3 आयरन का नंबर है। एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 12 कार्बोनाइल 24 इलेक्ट्रॉन देगा। 24 24 48 हो गया, प्लस 2x किस लिए हम लोग निकाल रहे हैं? एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। x क्या है? नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। अब 3 आयरन है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को 3 बार सेटिस्फाई करेगा, तो 18 इंटू 3 करेंगे। 18 इंटू 3 करेंगे क्या आ जाएगा? 54, और इधर क्या आ रहा है? 48, तो 54 माइनस 48 6 आएगा, और x इज इक्वल टू 6/2 करेंगे तो 3 मेटल मेटल बॉन्ड हमको मिलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए भाई, इस आयरन में, ये आयरन का जो क्लस्टर है इसमें हमको 3 मेटल मेटल बॉन्ड मिलते हैं, और जो 12 कार्बोनाइल है वो 12 कार्बोनाइल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है चारों जगहों पे, ऐसे है ना भाई, 4 4 8 और 4 12 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो यहाँ पर हमको 3 मेटल मेटल बॉन्ड निकल गए। आगे आते हैं। हाँ, किसी को कोई डाउट है? हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? सर तो जो लास्ट में एक सा लिखे हो वो। हाँ जी, हाँ लास्ट में x लिखे हैं वो क्या हो गया? 2x लिखे हो सभी में लिखना है क्या? नहीं, हमको जब मेटल मेटल बॉन्ड पूछेगा तब लिखना है। 2x इसलिए लिखा हूं कि 2 जो है नंबर, एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। x को हमने क्या लिख लिया? x क्या है? नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। मतलब हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारे पास एक, जैसे 2 मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 2 मेटल मेटल बॉन्ड है तो क्या करेंगे हम लोग? 2 इंटू 2 करेंगे, है ना। एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मेटल मेटल बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आपको 5 मेटल अगर दिया रहे तो आप क्या मान लेना, वहां पर 8 मेटल मेटल बॉन्ड। 8 मेटल मेटल बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 16। और ऐसे ही 6 मेटल रहेगा तो 12 मेटल मेटल बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 24। ऐसे हमको सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं इधर। Fe आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 2 आयरन है इसलिए 8 इंटू 2 कर दिया। 9 कार्बोनाइल है, 9 दूनी 18। ठीक, 2x इसलिए लिखे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 2 लिखा गया है। x क्या है? नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। हम लोग नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा, 2 आयरन है 2 मेटल है इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल को 2 बार सेटिस्फाई करेगा। 18 इंटू 2 दैट इज 36। अब ट्रांसफर करोगे, 16 और 18 को जोड़ोगे 34 आएगा, उधर ट्रांसफर करोगे क्या आ जाएगा? 36 माइनस 34 2 आएगा। x इज इक्वल टू 2/2 कितना हो जाएगा? एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है कौन से कॉम्प्लेक्स में? Fe2CO9। चलिए ऐसे ही इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में देखो भैया, ये कार्बोनाइल है, 2 कार्बोनाइल, कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो कितने कितने, एक साथ ले लेता हूं मैं, एक साथ ले लेता हूं। चलो कैसे एक साथ ले लो? चलो मैं ले रहा हूं इसको ना, अलग से सॉल्व करता हूं। चलो, या इधर से जोड़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोनाइल का 4 इलेक्ट्रॉन, रोडियम किसकी फैमिली का? रोडियम किसकी फैमिली का? कोबाल्ट की फैमिली का, 9 इलेक्ट्रॉन। देखो म्यूसीएल दिया है, म्यूसीएल मतलब ब्रिजिंग सीएल कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 क्लोराइड है भाई तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसी का। फिर रोडियम 9, फिर क्या है? कार्बोनाइल 4 प्लस 2x, और 2 हमारे पास क्या है? मेटल है इसलिए 18 इंटू 2 कर देंगे। ठीक, जोड़ लो इस नंबर को। 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28 और 4 32, है ना। 32 आ जाएगा, 32 प्लस 2x। अब उधर ट्रांसफर करोगे, 36 में 32 गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा? 2 मेटल मेटल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? रोडियम रोडियम के बीच 2 मेटल मेटल बॉन्ड होता है। रोडियम रोडियम के बीच क्या होता है?
2 मेटल मेटल बॉन्ड होता है इस कंपाउंड में। चलिए फिर देखो CO4 मतलब ये क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट होगा तो हमेशा ये O छोटा रहेगा, और कार्बोनाइल जब वो लिखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो ये साइज है ना बिल्कुल बराबर रहेगा, ये कार्बोनाइल है। कोबाल्ट मतलब O छोटा, कार्बोनाइल मतलब C और O दोनों बराबर, बिल्कुल बराबर साइज का। ठीक, चलिए तो ये कोबाल्ट की फैमिली मतलब 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 9 into 4 36 हो जाएगा। कार्बोनाइल, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन, 12 कार्बोनाइल 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, चार कोबाल्ट है तो 18 into 4 करेंगे, 18 चौके 72। ठीक, ट्रांसफर करेंगे 36 और 24 कितना हो जाएगा 60, 72 माइनस 60 कितना हो जाएगा भाई 12, 12 आएगा। 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो इस कंपाउंड में 6 मेटल मेटल बॉन्ड है, इस कंपाउंड में 6 में। अब मेरे से यह मत कहना भैया कि सर तो 5 मेटल थे तो 8 मेटल मेटल बॉन्ड था, तो 4 में 6 कैसे है, तो है अपन निकाले है ना इसको, मेथड है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का, कि अगर मेटल मेटल बॉन्ड ना दे तो अगर 5 मेटल है तो आप बाय डिफॉल्ट 8 मेटल मेटल बॉन्ड लगा के गिनना, अगर 6 मेटल दे रहा है तो आप 12 मेटल मेटल बॉन्ड लगा के गिनना, और ऐसे कोई कंपाउंड में पूछ रहा है तो आप निकाल लेना, निकल जाएगा। चलिए ये कंपाउंड आया हुआ है। हाँ जी बोलिए सर, ये जो 18 हम ले रहे हैं ये किस चीज का है सर? आगे आइए, इधर देखिए, आयरन 2 बार है, इधर देखो Cp2 दिया हुआ है। Cp2 मतलब साइक्लोपेंटाडाइनिन। साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन देगा ये। एक ये कार्बोनाइल देखो CO2 है, यहां भी कार्बोनाइल है, म्यू है, चाहे कितना भी रहे कार्बोनाइल किसी भी टाइप का रहे, चाहे म्यू रहे, म्यू2 रहे, म्यू3 रहे, 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। कितने कार्बोनाइल है, 2 और 2 4 है, 4 कार्बोनाइल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। एक आयरन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयरन 16 इलेक्ट्रॉन, ऐसे फटाफट कैलकुलेशन करना। ठीक है भाई, प्लस 2x इज इक्वल टू 2 आयरन है 18 इंटू 2, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 10 और 16 26 और 8 34, 36 में 34 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे, एक मेटल मेटल बॉन्ड आएगा। तो आयरन आयरन के बीच क्या रहता है, एक मेटल मेटल बॉन्ड इस कंपाउंड में रहता है। चलिए सारा चीज सॉल्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए आगे आइए, यहां पे ये कंपाउंड जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है बोल रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, निकाल सकते हैं यार, है ना भाई। चलो तो H 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मैग्नीज के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे 2 क्यों लिखे, क्योंकि एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए एक्स उसका क्या है, नंबर है, एक्स उसका क्या है, नंबर है। एक कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसलिए 2 लिखे यहाँ पे। अब देखिए एक ही मेटल है तो कितने बार 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, वो एक बार फॉलो करेगा यार। चलो अब देखो इस क्वांटिटी को 2x इज इक्वल टू, ये जो 8 उधर ट्रांसफर करेंगे 10 आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो इसको लिखते हैं, अभी तो सॉल्व किए थे इसको, ये देखो ऐसे लिख के देख लो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। देखो एक मैग्नीज के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कार्बोनाइल 10 आ गया ना, 7 और 1 8 और 10 18। इसको ऐसे ही, मतलब इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार, जोड़ के देख लेना कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया था हमारे पास, 1 और 7 8 हो गया था, 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। कितना कार्बोनाइल चाहिए कि 10 इलेक्ट्रॉन वो दे दे, 5 कार्बोनाइल यार, x इज इक्वल टू 5। इसको ऐसे लिख के सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। चलो आ जाओ भैया अब आगे। अब देखो ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है भैया, क्या होगा यार, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, वैल्यू जेड का पूछ रहा है, प्लस माइनस में क्या होगा, तो FeCN6 -6 प्लस माइनस J।
तो आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्लस, ये तब की बात है जब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है ना। एक साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन देगा यार, क्यों 1 इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि Cn माइनस रहता है। तो एक साइनाइड 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 साइनाइड 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Z इज इक्वल टू 80। ठीक है, 8 6 14, 14 और 4 क्या हो जाएगा? 18। 8 6 14 और 14 और 4 क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, तो ये Z -4 होना चाहिए, Z जो है -4 होना चाहिए, तब क्या होगा? ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो Z यहाँ पे जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है वो क्या होना चाहिए? -4 होना चाहिए, तब ये क्या करेगा? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड क्या कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। जी सर, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव में है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा? सर देखिए, ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो -4 करना पड़ेगा सर इसको? हाँ, -4 कर लीजिए भाई, सुधार लीजिए, गलतियां हैं, सुधारना है। चलिए, तो मेटल है, मेटल अब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो ये कार्बोनाइल 4 दिया हुआ है अपन को यार, और ये 2- भी दिया हुआ है, तो मेटल को मेटल लिख देना भाई, उसको देखेंगे अपन कैसे निकालते हैं। अब देखो, 4 कार्बोनाइल 8 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 जोड़ देंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एक बार मेटल है तो 18 एक बार लिखेंगे। मेटल प्लस 8 दूना 10, ये हो जाएगा 8 और 2 10। तो मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ रहा है? 8। 8 मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से मेटल का होता है भाई? 3D सीरीज में आयरन का होता है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से मेटल का होता है? आयरन का होता है। इसलिए जो मेटल है वो क्या होगा? यहाँ पर 3D सीरीज का मेटल बोला तो आयरन, 4D सीरीज का मेटल बोलता तो क्या आ जाता? रुथेनियम, 5D सीरीज का मेटल बोलता तो आ जाता ऑस्मियम। तो हमको सिंपल से जोड़ के देख लेना है मेटल का, बस मेटल क्या है नहीं दिया है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन को जोड़ के देख लो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। 4 दूनी 8 और 2 10, कितना बच गया? 8। मतलब मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग जान जाए तो हमको पता चल जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन फॉलो करवाता है। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन पहले से है, हमको कितना देना है? 8। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है? आयरन का है, इसलिए ये मेटल कौन सा हो जाएगा भैया? आयरन हो जाएगा। सर हाँ जी बोलिए। सर इससे पहले वाले में चलिए आइए, यहां पे आयरन है 6 टाइम्स, यहां पे आयरन है 6 टाइम्स, मतलब आपको समझ जाना है यहां पर अपन क्या लेंगे भैया? क्या लेंगे? 12 मेटल मेटल बॉन्ड। तो 6 आयरन है, तो 6 गुना 8, 6 इंटू 8, 6 आयरन है और 8 आयरन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होता है। जेड की वैल्यू अपन को पता करना है कि ये जेड जो इंकैप्सुलेटेड एटम है वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जेड को जेड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू कार्बोनाइल 3 है, म्यू कार्बोनाइल 13 है, मतलब म्यू कार्बोनाइल 3 है और नॉर्मल कार्बोनाइल क्या है? 13 है। 13 और 3 16, 16 दूनी 32। ठीक, 16 दूनी 32। डायरेक्ट कार्बोनाइल कहीं का भी हो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा, इसलिए 16 गुनी 2 कर दिया गया है। अब 12 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं, अगर मेटल 6 हो तो ऑब्वियस है वहां पर 12 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे तभी वो क्लस्टर बनाता है, तो 12 मेटल मेटल बॉन्ड कर देंगे 12 गुनी 2। अब कितने मेटल है? 6, इसलिए हम लोग क्या कराएंगे? 6 बार 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कराएंगे। तो 6 18 इंटू 6 करोगे 108 आएगा। इधर के डिजिट को जोड़ लो भैया, 48 24 और 32, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 104। तो 104 इधर आ रहा है, उधर भेजोगे 104 माइनस, सॉरी 108 माइनस 104, तो क्या आ जाएगा भैया? जेड की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जेड की वैल्यू 4 आई, मतलब
ऐसा कौन सा इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज होता है जो 4 इलेक्ट्रॉन देता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन कौन देता है? कार्बन देता है। तो यहाँ पर जो स्पीसीज है जेड जो है वो वहां पर क्या रहेगा? कार्बन एज अ इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज रहेगा। इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज मैंने बताया कि अगर मेटल मेटल ऐसे क्लस्टर बनाए रहते हैं, मेटल मेटल क्या बनाए रहते हैं? ऐसे क्लस्टर बनाए रहते हैं, ऐसे ये मेटल क्लस्टर है। तो बीच में जाके कोई भी जो एलिमेंट है वो फंस जाए रहता है, जैसे कार्बन फंस गया है ऐसे। तो ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन में अपना इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। ठीक, तो ये इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है। तो इनकैप्सुलेटेड स्पीसीज कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे हमको ये पता चल जाएगा कि वो स्पीसीज कौन सा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आया है, जेड की वैल्यू, मतलब वो स्पीसीज क्या है? कार्बन है। चलिए अब यहां पे चलो 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर ये 12 इंटू चलिए आइए 10वें नंबर के क्वेश्चन को पहले करते हैं, फिर 11वें 12वें में जाएंगे। कहाँ गया 11वां? अच्छा उसको कर लेंगे क्या 11वें को? हाँ उसको कर लेंगे, ये 12वां बचा है। हाँ चलो उसी को कर लेते हैं। कंटेन्स, ये कंपाउंड में 2 मेटल मेटल बॉन्ड है। फाइंड आउट PR3। जो PR3 है ना, ये सॉरी PR2 जो है आर टर्मिनल और ब्रिजिंग, इसको सॉल्व ही नहीं किया, इसमें छोड़ दिया है। चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो कार्बोनाइल कितना है? 3 गुना 2 प्लस वेनेडियम है क्या ये? है ना? तो वेनेडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? हाँ जी, ऐसे निकाल दिया करो ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ 5 इंटू 2 कर दें, प्लस 2 मेटल मेटल बॉन्ड है बोल रहे हैं क्या? हाँ 2 मेटल मेटल बॉन्ड, तो 2 गुना 2 कर देते हैं। ठीक है, और हमको क्या निकालना है? टर्मिनल है कि ये ब्रिजिंग है। तो अपन क्या कर दें, इसको 2x लिख देते हैं। 2x मतलब x कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे मैं जान जाऊंगा ये टर्मिनल है या ब्रिजिंग है। चलो करके देखते हैं। इसको क्या कर दें? 18 इंटू 2 कर देते हैं। चलिए जोड़ लो भैया, 3 दूनी 6, 6 और 10 16, 16 और 4 20 ना, 6 6 और 10 16 और 4 20, और उधर है 36। 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 20, 36 माइनस 20, तो ये आ जाएगा अपना 16, और x इज इक्वल टू आएगा 8। गलत है ये। कंटेन्स 2 मेटल मेटल बॉन्ड, देन फाइंड आउट PR टर्मिनल और ब्रिजिंग। ये क्वेश्चन मिसिंग है भाई, सॉल्व कर लो। 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, 16, और ये 5 दूनी 10, और 2 मेटल मेटल बॉन्ड का 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 36 डायरेक्ट लिख रहा हूं। 16 और 10 26 और 4 30, 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 30, 16 और 10 26 और 4 30, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3। PR2, एक PR2 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 3, मतलब ये क्या हो जाएगा? ब्रिजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये लिगेंड कैसा हो जाएगा? ब्रिजिंग। PR2 मतलब ये किससे आया है? PR3, PR3 से PR2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? PR2 माइनस, और इस पे पहले से एक लोन पेयर भी था फास्फोरस के पास, तो क्या करेगा? ये ब्रिजिंग के फॉर्म में जब रहेगा ना, तो ये लोन पेयर से एक मेटल को देगा इलेक्ट्रॉन, और एक मेटल से नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब भी कभी फास्फोरस में 2
वैलेंसी वाले चीज आ जाते हैं और वो ब्रिजिंग करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? 3। हम लोगों ने देखा हुआ है किसकी फैमिली में? हैलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की फैमिली में जब भी कभी ब्रिजिंग लिगेंड का काम करता है वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3। तो x की वैल्यू यहाँ 3 आई है, मतलब यहाँ पर Pr2 जो है दोनों के दोनों कैसे हैं? ये है ब्रिजिंग लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? ब्रिजिंग लिगेंड है। लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए उसको, और उसको सुधार लीजिए, CO8 है। आगे ये वाला सवाल है, क्या बोल रहा है? दोनों की हेप्टिसिटी क्या होगी बोल रहे हैं। तो देखो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है, चलिए तो पहले इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो आप, बाकी के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, तो 8 इलेक्ट्रॉन किसका हो गया? आयरन, और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन किसका हो गया? कार्बन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया भैया टोटल? 12। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है? 12। मेरे को कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको ईटा Cp जो है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करो। इतना मैक्सिमम हेप्टिसिटी इसका पहले लेंगे क्योंकि इसमें इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। तो 5 ईटा 5 इसको कर दो और ईटा 1 इसको कर दो, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक जो Cp है वो ईटा 5 है, एक Cp है वो ईटा 1 है। तो सबसे पहले इसकी मैक्सिमम हेप्टिसिटी को ले लेना, उसके बाद मिनिमम को ले लेना, है ना। तो एक जो है ईटा 5 के फॉर्म में प्रेजेंट है और एक ईटा 1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, ऐसे इसको करना है। तो पहले आप लोग इसके इलेक्ट्रॉन मत देखना, कोई भी ऑर्गेनिक लिगेंड देगा ना इसके इलेक्ट्रॉन मत देखना, सबसे पहले आप लोग देख लेना इन सब के इलेक्ट्रॉन, इनके आयरन और इन 2 कार्बोनाइल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ऑर्गेनिक लिगेंड को उसकी मैक्सिमम हेप्टिसिटी में लेना, मैक्सिमम हेप्टिसिटी में। तो मैक्सिमम हेप्टिसिटी कितना है? ईटा 5। उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसको ईटा 1 कर देना है, ठीक। तो ये ईटा 5 और ये ईटा 1 में जाएगा, ठीक है। ये फिर नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पूछा है इसमें। IR यहां पे सुधारना भाई, IR4 होगा ना, ये कैलकुलेट पूरा किया है IR4 का, लेकिन लिखा नहीं है, तो IR4CO12, ठीक है। चलिए अब इसको कर लेते हैं। IR4 कोबाल्ट की फैमिली का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 into 4 36, 12 कार्बोनाइल है, 24 इलेक्ट्रॉन। एक मेटल मेटल बॉन्ड, मतलब सॉरी एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 2x लिख रहे हैं। कितने मेटल है मेरे पास? 4, इसलिए क्या किया हूं 18 into 4, 18 into 4 मतलब 72। 36 और 24 क्या हो जाएगा? 60। उधर ट्रांसफर करोगे 72 माइनस 60 12 आएगा। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। मतलब इरिडियम के बीच इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे मेटल क्लस्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेटल क्लस्टर। तो इनके बीच 6 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं वो? ऐसे देखो, 4 मेटल मेटल बॉन्ड, 5वां और 6वां। फिर इसको 3 कार्बोनाइल 3 कार्बोनाइल 3 कार्बोनाइल और 3 कार्बोनाइल ऐसे बांट देते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है कार्बोनाइल क्लस्टर ऑफ इरिडियम का, ठीक है भाई। 6 मेटल मेटल बॉन्ड इसमें होते हैं। तो मैंने आप लोगों को कराया EAN 18 इलेक्ट्रॉन रूल के क्वेश्चंस, ठीक है भाई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक मिनट, बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग को बताने के लिए हम लोग किन किन चीजों का उपयोग करते हैं, तो वो है वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो भी यूज करते हैं। तो वर्नर थ्योरी क्या बोलता है? वर्नर थ्योरी ये बोलता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की वैलेंसी होती है। कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की वैलेंसी होती है, मतलब मेटल की 2 टाइप की वैलेंसी होती है बोलते हैं। पहला वैलेंसी को बोलता है वो प्राइमरी और दूसरे को बोलता है सेकेंडरी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो प्राइमरी वैलेंसी है ना,
जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो टाइप की वैलेंसी मेटल की होती है बोलते हैं। इसमें से प्राइमरी वैलेंसी जो है मोस्टली हर बार नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होगा। नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होना मतलब अगर मैं बोलूं, अगर किसी मेटल का क्रोमियम क्लोराइड ले रहा हूं, क्रोमियम क्लोराइड, अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज इस पे किसने डोनेट किया है, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज किसने इंड्यूस किया है? क्लोरीन माइनस ने इंड्यूस किया है यार। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई होता है? नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होता है। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होता है? नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को जनरली हम लोग पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या तो हमको लिगेंड चाहिए। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कंट्रीब्यूट करता है? कोई भी लिगेंड कर सकता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है? नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल या कभी कभी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिसपे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी देता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन सेटिस्फाई कर सकता है? नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड या पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है सेटिस्फाई करेगा। और पोस्टुलेट्स है इसका, प्राइमरी वैलेंसी को वो डॉटेड लाइन से दिखाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को वो सॉलिड लाइन से दिखाता है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाता है क्योंकि वो आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल मतलब वो टूट के अलग हो जाते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। अब मैं बोलूं किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है +2, वो कौन से डायरेक्शन में? तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर का डायरेक्शन होता है। कैसे डायरेक्शन होता है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो वहां पर जो कंपाउंड है उसका शेप क्या होगा? लीनियर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में भी दो पार्ट होंगे, या तो वो टेट्रागोनल इलोंगेटेड होगा या टेट्रागोनल कंप्रेस्ड होगा। ठीक है भाई। तो हम इस टाइप से कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है और डायरेक्शनल नेचर का होता है, एक्स वाई जेड या इन बिटवीन द एक्सिस, जो भी डायरेक्शन में हम लोग बोले उस डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आयोनाइजेबल है, मतलब जितने लिगेंड लगे हैं उसके चार्ज के हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन है। तो जो पहला वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है, आयोनाइज हो जाता है। कोई भी मेटल आयोनाइज हो जाता है तो अपनी प्राइमरी वैलेंसी शो करता है। जबकि सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल है और डायरेक्शनल है। सेकेंडरी वैलेंसी को हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इसको 1930 लिखा है, 1913 है यार, इसको सुधार लेना भैया। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1913 है। एमपी के एग्जाम में कुछ आया हुआ है। नोबेल प्राइज इसको कब मिला था? तो पहला केमिस्ट था इनऑर्गेनिक केमिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1913 है। 1913 ऐसे बोल रहा था मैं, 1930 लिख दिया होगा। ठीक है भाई। तो 1913 है, सुधार लेना। चलिए, प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिखा है उसने। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये भी लिखा है उसने। ठीक है, चलो भाई। चलो, जितनी चीजें मैं बोला ये सारी चीज यहां पे लिखा हुआ है भाई, है ना। अब डायरेक्ट वर्नर के कॉम्प्लेक्सेस पे आते हैं। तो वर्नर ने कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बताए हैं उसको देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक ओल्ड फार्मूला दिया है। क्या दिया है? ओल्ड फार्मूला। मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है।
तो इस कंडीशन में न्यू फॉर्मूला कैसे होगा? तो छयों के छह जो अमोनिया है वो अंदर और तीनों क्लोरीन बाहर। इस कॉम्प्लेक्स का कलर येलो होगा, इसको बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? ल्यूटियो। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? ल्यूटियो। कई बार नाम पूछ देता है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है तो अमोनिया जितने भी हो उसको अंदर भेजना। 6 अपन को क्या रखना है? लिगेंड रखना है, तो 5 अमोनिया हो जाएगा, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन बाहर। अब 4 अमोनिया, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन बाहर। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में दो चीज होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। एक क्या होगा? सिस होगा और एक ट्रांस, मतलब दो क्लोरीन लगे हैं ना इस कोबाल्ट से, एक सिस डायरेक्शन में होगा और एक ट्रांस डायरेक्शन में, मतलब दोनों क्लोरीन एक बार सिस पोजीशन में होंगे। देखो ना ऐसे बना देता हूं, ये कोबाल्ट है ना, ये अमोनिया को नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे लिख रहा हूं बस। अब ये क्लोरीन क्लोरीन अगर ऐसे हो गए तो ये ट्रांस हो गया। इसी को क्या करूं, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है और ये 6 लिगेंड इससे लगे हैं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसको सिस कर देता हूं, तो इसके 2 कॉम्प्लेक्स हमको मिल जाएंगे। ठीक, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर 3 अमोनिया वाला हो तो तीनों अमोनिया अंदर और तीनों क्लोरीन भी अंदर। सभी केस में जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेम है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेम है। देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन सभी कॉम्प्लेक्स में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सभी कॉम्प्लेक्स का +3 है और वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है? वो क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई हो रहा है। किससे सेटिस्फाई हो रहा है? वो क्लोराइड आयन से वो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है भाई? सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई? सभी में 6 है। वो किससे किससे सेटिस्फाई हो रहा है? एक तो अमोनिया जो कि न्यूट्रल लिगेंड है और दूसरा है क्लोराइड जो कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। मतलब यहीं पे प्रूफ हो गया ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट किससे सेटिस्फाई होता है? क्लोराइड से सेटिस्फाई होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से सेटिस्फाई होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई होता है या तो न्यूट्रल लिगेंड या नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया है और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड क्लोराइड है। 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आप फॉलो करा के देख सकते हैं। 9 9 और 6 15 और 3 18 बिल्कुल है। चौदह 12, ठीक है, आ जाएगा। 12 12 9 3 जाएगा 18। हाँ, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है इनकी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है अमोनिया और क्लोराइड से। नाम याद कर लेना भैया, ल्यूटियो, परक्यूरो, प्रेसियो और वाइलियो। इसका कोई नाम नहीं है ना, लास्ट वाले का कोई नाम नहीं। क्या है? ल्यूटियो, परक्यूरो, प्रेसियो, वाइलियो। कलर कई बार पूछता है इसका, येलो, पर्पल, ग्रीन, वायलेट, ब्लू ग्रीन, येलो, पर्पल, ग्रीन, वायलेट। तो इसको याद करना है आपको, इधर से याद करते हैं तो हो जाता है 6 5 4। 4 में भी 2 रहता है, एक ट्रांस वाला और एक सिस वाला। ठीक है भाई, चलिए। सर इस क्वेश्चन को एक बार पूछ चुका है। हाँ, पूछा है किसी कई बार। हाँ, ये क्या है इसमें? ये क्या है, मतलब एक नोबेल लॉरिएट का कॉन्सेप्ट है और ये हम लोग स्कूल से पढ़ते आते हैं इसको। 11वीं 12वीं में भी है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसको, तो इसको पूछ देता है पूरा। नीट जेईई में पूछता है ज्यादा। आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं। ये चीज आप लोगों को पढ़ना है, मैंने बता दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप लोगों को सबको दिख रहा है कि 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओल्ड नेम इसका ल्यूटियो, परक्यूरो, प्रेसियो और वाइलियो होता है। कलर लगातार याद कर लेना, येलो, पर्पल, ग्रीन, वायलेट। अब देखते हैं, अब ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला आया कैसे है? वो इस तरीके से आया है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को वर्नर ने बोला कि हम लोग ना Ag+ एक्सेस में डालते हैं। Ag+ कुछ नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा है भैया। वो सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो क्लोराइड, 3 क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो गए। अब आपको पहला क्लास याद आना चाहिए कोऑर्डिनेशन का कि क्लोराइड तब प्रेसिपिटेट होगा जब वो क्लोरीन बाहर में होगा। तो तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर था जी, इसलिए 3 AgCl प्रेसिपिटेट हुए। ऐसे ही इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 AgCl प्रेसिपिटेट हुए, मतलब समझ में आ गया कि 2
जो क्लोराइड है वो बाहर है। इस कंडीशन में एक AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, मतलब उसको समझ आ गया कि एक क्लोरीन बाहर है। इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा। तो इस कंडीशन में क्या किया उन्होंने, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, और जो ये प्राइमरी वैलेंसी है ना उसको बिल्कुल डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। इस डायरेक्शन में इसको मैं इसको इधर भी बना सकता हूं ऐसे, हाँ इसको इधर भी बना सकता हूं, कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल में बिल्कुल जमा हुआ है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल में जमा हुआ है। ये सेकेंडरी जो वैलेंसी है ना, 6 लिगेंड अमोनिया जो लगे हुए हैं वो ऑक्टाहेड्रल में जमे हुए हैं। ठीक, यहां पर क्लोरीन जो है, इधर एक कॉन्सेप्ट सीखने लायक है। ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन होगा, ये जो क्लोरीन है, यहां पर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को। प्राइमरी को क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है खुद, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे इंड्यूस कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरीन। एज वेल एज ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसको क्या किया है भाई, मेटल और लिगेंड के बीच क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाया है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो क्लोरीन है वो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये चार्ज लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। जबकि अमोनिया यहाँ पर केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास लिगेंड में चार्ज का होना जरूरी है। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन में दे दिया, ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसमें एक लिगेंड दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा, जिस लिगेंड में चार्ज होगा वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। पहला कैसे, जिसमें चार्ज होता है वो अपना अपोजिट चार्ज मेटल पे इंड्यूस करेगा, मतलब उसको ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा चीज, वो इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन क्या है, लिगेंड का चार्ज होना जरूरी है, और दूसरा आपको पता है लिगेंड का इलेक्ट्रॉन देना जरूरी है। हाँ भाई, लिगेंड इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, बॉन्ड ही नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। चलिए, उसी को दिखाया है इसने। ये सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो है डॉटेड लाइन। इसके बाद इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स बताया उसको 3 स्ट्रक्चर में आप बना सकते हैं। पहला है हेक्सागोनल। क्या है, हेक्सागोनल, इसको बोलते हैं, ये है प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल, प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल, प्रिज्मेटिक, और ये है ऑक्टाहेड्रल। ये है ऑक्टाहेड्रल, लिख लेंगे ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए ध्यान से, तीनों में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इन दोनों को भूल जाना, इन दोनों को भूल जाना। कैसे, जितने भी आपको आइसोमर वगैरह पूछेंगे वो लोग कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने आइसोमर होंगे, तो आपको ऑक्टाहेड्रल आता है, आपको ऑक्टाहेड्रल को देखने आता है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक को देखने नहीं आता है। हेक्सागोनल में भी दिक्कत आएगी, तो आप क्या देखना, ऑक्टाहेड्रल में सॉल्व करना, और जिसमें भी पूछे उसमें लगा देना। जैसे मैं बात करूं, ये NH3 4 टाइम्स और ये Cl2 है ये, और हाँ ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 2 आइसोमर देखे हैं, कौन कौन सा, सिस और ट्रांस। तो आपको वो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हेक्सागोनल या ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में कितने आइसोमर हैं ये पूछेगा। तो आप क्या करना भैया, उन फॉर्मूला को यहां रखना। क्या है, एक सिस बनेगा, क्लोरीन एक तो सिस में रहेगा, एक तो एक पर ट्रांस में जाएगा, 2 ही आइसोमर बनेंगे। तो आपको सॉल्व करना है ऑक्टाहेड्रल का। तीनों में कोई सा भी पूछे आप ऑक्टाहेड्रल मान के सॉल्व करना और टिक कर देना। यहां भी वही ऑप्शन सही होगा, मतलब यहां पे रखने से जितने आइसोमर बनते हैं ना, उतने यहां पे भी बनते हैं। इसलिए इन दोनों को बेवजह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर पूछेगा, आप ऑक्टाहेड्रल में रखना, बनाना, नंबर ऑफ आइसोमर मिल जाएंगे। और एक ही है जहां पर आइसोमर पूछता है, सिस ट्रांस, 2 आइसोमर बनते हैं। चलिए, एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के फेवर में एविडेंस क्या है, तो पहला है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट।
इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस होते हैं वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो कितना आयन बनेगा, 3 क्लोराइड का और एक क्या बनेगा भाई, एक कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल 4 आयन बनेगा। यहाँ पर 2 क्लोरीन बाहर का आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन जो बनेगा, 3 आयन बनेगा। यहाँ पर कितना आयन बनेगा, एक क्लोराइड का और एक इस कॉम्प्लेक्स आयन, 2 आयन बनेगा। और यहाँ पर कोई भी आयन नहीं बनेगा, आयन ही नहीं है भाई, वो कंपाउंड है, आयनाइजेबल नहीं है वो, बिल्कुल इस पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है बाहर। ठीक, तो यहाँ पर 4 आयन बन रहा है, यहाँ 3 आयन बन रहा है, यहाँ 2 आयन बन रहा है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी सबसे ज्यादा, फिर कम और इसका बिल्कुल कम, बिल्कुल ही कम होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है मतलब ये क्लोरीन बाहर में ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, वहां है ही नहीं, ऐसा। चलिए अब क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट या अणुसंख्यक गुणधर्म आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जितने ज्यादा आयंस होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उस कंपाउंड की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होती है। जिस कंपाउंड में जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उस कंपाउंड की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ। तो ये सब जो है इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है बढ़ जाएगा इस कंडीशन में जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाए। तीसरा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम लोगों ने क्या किया है, अभी डिस्कस किया है कि AgCl के साथ प्रेसिपिटेट कैसे होता है ना, कर लिया है भाई। अब हम लोग कुछ लिगेंड एक्सपेंड कर रहे हैं, कुछ नए लिगेंड्स पढ़ने जा रहे हैं जो काम आने वाले हैं आगे। तो देखिए लिगेंड कौन कौन सा है, इसको बोलते हैं टरपिरिडीन। क्या बोलते हैं, टरपिरिडीन। ये 3 पिरिडीन को जोड़ा रहता है, इसको बोलते हैं टरपिरिडीन। ये इस पे कोई चार्ज नहीं रहता, वो 3 जगह से इलेक्ट्रॉन देता है, 2 2 4 और 2 6। ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितने जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 जगह से, इसको बोलेंगे ये ट्राइडेंटेट है। ठीक है भाई, ये है ट्राइडेंटेट। चलिए ये है ट्राइनाइट्राइलो ट्राई एसीटेट, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। तो जो अमोनिया है ना उसके हाइड्रोजन को हटा के 3 एसीटेट ग्रुप हम लोग लगा देते हैं। ठीक है भाई, 3 एसीटेट ग्रुप क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक, अब ये है लिगेंड पायराजीन। ये लिगेंड क्या है, पायराजीन। ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम करता है। ये क्या करेगा, एक मेटल को इधर से जोड़ेगा, एक मेटल को इधर से जोड़ेगा। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। ये कैसा लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड है। ठीक, तो एक ही मेटल को ये दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते भाई, क्योंकि मेटल को यहां रखूं ऐसे नहीं जोड़ सकता, स्ट्रेन आ जाएगा इस पे। बॉन्ड मतलब मेटल को ऐसे रखूं यहां से और यहां से इलेक्ट्रॉन मैं नहीं दिलवा सकता इसको, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एक टाइम में ये एक ही मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, एक टाइम में एक ही मेटल को इधर से दे रहा है तो इधर से दूसरे मेटल को देगा, मतलब ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर सकता है। आगे और लिगेंड पढ़ते हैं। ये है डाइमिथाइल फॉस्फिनोइथेन। देखो ये CH2 है, ये CH2 है ना, ये क्या है, CH2 मतलब ये क्या है, इथेन। अब इस पे 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगा है, फॉस्फीन लगा है। कैसे फॉस्फीन लगा है, 2 मिथाइल वाला फॉस्फीन लगा है यार, तो क्या बोलेंगे इसको, डाइमिथाइल फॉस्फिनोइथेन। 1 2 डाइमिथाइल फॉस्फिनोइथेन है ये, 1 2
डाइमिथाइल फॉस्फिनो इथेन, इसको बोलते हैं DMPE। वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लिखेगा, वो DMPE लिखेगा। आपको समझना है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, यहां और यहां से वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, डाइमिथाइल फॉस्फिनो इथेन। ऐसे ही होता है DPPE, डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन। क्या होता है, डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन। 2 फिनाइल ग्रुप लगे रहेगा और ये इथेन है, मतलब 2 कार्बन का ये एल्केन है, तो इसको बोलते हैं डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन। अब यहाँ पे इसको सुधारना भैया, इसको सुधारना, ये डायरेक्ट दोनों को जोड़ दिए हैं, गलत है ये। यहाँ पर ऐसे करना, मतलब ये कार्बन बनाना और ये फास्फोरस और इस पे पीएच लगाना। अब एक कार्बन तो दिखाना जरूरी है ना यार, तो ये डायरेक्ट जुड़ा है वो गलत है, एक कार्बन लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बोलेंगे, इसको डाइफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन, इसको बोलेंगे DPPM। तो हमेशा याद रखना ये सारे DPPE, DPPM, DMPE ये 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ये कैसे लिगेंड है भाई, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसे लिगेंड है ये, बाइडेंटेट लिगेंड्स है। ठीक, तो ये कुछ लिगेंड्स पढ़े हमने। अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे सिज्विक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही।